हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं आज आप लोगों के लिए डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर कंप्यूटर शिक्षण के लॉन्ग क्वेश्चन की 1 घंटे की महामैराथन क्लास लेकर आई हूँ। ये एक ऐसी धमाकेदार क्लास है जो आपके लघुत्तरीय प्रश्नों में आपके पूरे नंबर आएंगे। इसमें मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और भी जो इम्पॉर्टेंट 1-2 क्वेश्चन हैं उनको भी मैंने ऐड किया है। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो आपके जो पिछले पेपर हो रहे हैं, जो सेकेंड सेमेस्टर के हुए हैं और थर्ड सेमेस्टर का जो एक दिन का जो पेपर हुआ है, 2 पेपर हुए हैं उसमें। तो उसमें मेरी जो कुछ फ्रेंड्स थी जिन्होंने पेपर दिया है, उन्होंने बताया है और कुछ प्रशिक्षुओं ने मुझे फ़ोन करके बताया है कि मैम इस बार सिर्फ इस बार क्या हमेशा ही पूछे जाते हैं, लेकिन इस बार जो थर्ड सेमेस्टर का जो पेपर, जो अभी 2 पेपर हुए हैं उन लोगों के, तो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सारे जितने भी क्वेश्चन थे वो 16 से लेकर 19 तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए हैं। और मैं आपसे स्टार्टिंग से मैंने हर एक वीडियो में इस बात को कहा है कि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एकदम रट्टा मार लीजिए। अब कोई भी अगर किसी से भी आप किसी भी चैनल से जुड़े हुए हैं, अगर आप किसी के चैनल से अगर पढ़ रहे हैं तो उनके नए क्वेश्चंस को एकदम मत पढ़िए, क्योंकि अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, कम से कम 90% क्वेश्चन आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से आ रहे हैं। अब आप सोचिए अगर 90% आपको लाना है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़िए, ना कि इधर उधर से कुछ पढ़िए। तो मेरी बात आप गार्ड बांध के रख लीजिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे तो आराम से 90% नंबर आ जाएंगे। और ये जो वीडियो है इसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ऐड किया है, क्योंकि जब मुझे पता चला कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही सारा आ रहा है तो मैंने इसीलिए उसी, और आपका भी पेपर ही ऐसा आएगा, क्योंकि जब हम लोगों ने भी दिया था तो भी ऐसे ही आ रहा था। और आपका भी पेपर देख लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चन क्या 90% क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिए। मैं बार बार कह रही हूँ आप, ताकि आपको कोई पछतावा ना हो, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ इस बात को। प्लीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ज़रूर पढ़िएगा। और ये वीडियो है, ये कोमल यादव जी आपके लिए स्पेशली ये वीडियो है, बाकी भी प्रशिक्षुओं के लिए है। स्पेशली आपने मुझसे कहा था कि मैम मुझे लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो कंप्यूटर की 1 घंटे की महामैराथन क्लास को प्रोवाइड करा दीजिए। तो मैं आज आपके लिए स्पेशली कोमल यादव आपके लिए मैं पेपर कंप्यूटर शिक्षण के लॉन्ग क्वेश्चन की 1 घंटे की, जो 3 घंटे की क्लास होती है उसको मैं 1 घंटे में कवर कराऊंगी। 1 घंटे की महामैराथन क्लास है और बहुत ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट क्लास है। बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर आपने ये क्लास पढ़ ली तो आप खुद ही देखिएगा, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप खोलिएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि मैम ने ये क्वेश्चन भी इसमें ऐड किए हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा, सब मैंने इसी में ऐड किया है। और अगर आपने पिछली वीडियो कंप्यूटर की नहीं देखी है तो उन सब वीडियो को भी देख लीजिएगा, क्योंकि उनमें कुछ शॉर्ट्स क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे, बहुत बेहतर क्वेश्चन कराए थे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन थे। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर का क्या अर्थ है। और एक बात और मैं थोड़ा कहना चाहती हूँ कि अब मैं एक घंटे की आपकी महामैराथन क्लास लघुत्तरीय प्रश्नों की प्रीवियस और क्वेश्चन पेपर की एक साथ लेकर आपको करा दूंगी। आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप किसी की जब सुनी हुई बात को जब सुन लेते हैं, किसी की बात को या किसी चीज़ को समझ लेते हैं, तो वो आपको दिमाग में बैठ जाती है। आप कितना भी पढ़ाई करें, लेकिन अगर आप किसी के समझाने से अगर आप समझ जाते हैं तो वो ज़्यादा याद रहती है। ये मैंने भी इसका जो है मैंने भी ये चीज़ आजमाई है। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर का क्या अर्थ है तथा इसे परिभाषित कीजिए। तो कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के, और हम एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि मैम आज कुछ ज़्यादा ही इंट्रोडक्शन देगी, ऐसी बात नहीं है। मैं यहाँ पर आपको ये बता दें, जिस तरीके से मैंने लिखा है, जिस चीज़ को मैंने हाईलाइट किया है उस तरीके से आप वैसे ही लिखेंगे। इसलिए मुझे थोड़े ही कंप्यूटर की क्लास बनाने में टाइम लगा पाता है, क्योंकि मैंने हर एक चीज़ को जहाँ पर हाईलाइट करना था वहाँ पर हाईलाइट किया है। इसी तरीके से आप भी कॉपी लिखेंगे। ये होता है बेस्ट कॉपी लिखने का तरीका। और दूसरी बात, जो मैंने रेड पेन यूज़ किया है तो आप रेड और ग्रीन पेन नहीं वहाँ पर यूज़ करेंगे, आप स्केच पेन यूज़ करेंगे और ब्लैक और ब्लू पेन यूज़ करेंगे। तो जहाँ पर हाईलाइट करना होगा आप ब्लैक पेन से हाईलाइट कर सकते हैं और ब्लैक स्केच से आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। अगले चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर का अर्थ एवं परिभाषा। तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका मतलब होता है गणना करना या गिनती करना। गणना करना का मतलब क्या होता है, गिनती करना।
कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना करना या गिनती करना। तो इससे आपको ये भी बेनिफिट हुआ कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति, अगर आपसे बहुविकल्पी या एक वन लाइनर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के किस शब्द से हुई, तो आप कहेंगे कंप्यूटर शब्द से। और अगर पूछा जाएगा कि लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है, तो आप कहेंगे कंप्यूटर शब्द से। तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के कंप्यूटर शब्द और लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना करना या गिनती करना। ठीक है, अब कंप्यूटर शब्द का अर्थ क्या है? तो कंप्यूटर का अर्थ होता है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसका प्रयोग सामान्यतः उन स्थानों पर किया जाता है जहां कार्य तेज तथा अत्यधिक मात्रा में किया जाता है। यानी कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है या एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका प्रयोग हम ज़्यादातर उन स्थानों पर करते हैं जहां किसी भी काम को तेज़ी से और बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। अगला है अर्थ आपका, कंप्यूटर एक विधि है जो आंकड़ों का विश्लेषण करके उसे अर्थपूर्ण बनाता है। यानी कंप्यूटर एक तरीके का ऐसा मेथड है जो हमारे आंकड़ों को क्या करता है, उसका विश्लेषण करके, उसकी जानकारी करके, ठीक है, उसे अर्थपूर्ण बनाता है। फिर हम लिखेंगे कंप्यूटर की परिभाषा। देखिए मैंने ये सब हाईलाइट किया है, इसको आपको हाईलाइट करके लिखना है। अगला है कंप्यूटर की परिभाषा। तो कंप्यूटर एक ऐसी विद्युत विधि है, यानी कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मेथड है जो विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को, जो अलग अलग प्रकार की सूचनाओं को निर्देशों के अनुरूप विश्लेषण करके परिणामों को विश्वसनीय तथा वैध रूप से प्रस्तुत करता है। यानी किसी भी रिजल्ट को अच्छी तरीके से वैध रूप से प्रस्तुत करता है। तो क्या मैंने पढ़ा कि कंप्यूटर एक ऐसी विद्युत विधि है जो विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को निर्देशों के अनुरूप विश्लेषण करके परिणामों को विश्वसनीय तथा वैध रूप से प्रस्तुत करती है या करता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के विशिष्ट गुण बताइए। तो कंप्यूटर के विशिष्ट गुण है गति। पहला क्या है? गति। गति का मतलब होता है स्पीड। ठीक है, तो कंप्यूटर एक अत्यधिक तीव्र गति से कार्य करने वाला यंत्र है। क्या कहा गया है? गति में हम क्या लिखेंगे, यानी स्पीड में हम क्या लिखेंगे कि कंप्यूटर एक बहुत तेजी से, गति से, बहुत तेजी से काम करने वाला यंत्र होता है, ये मशीन होती है। ठीक है, यह कुछ पलों में ही इतना सारा कार्य कर सकता है जितना कि एक मनुष्य पूरे 1 वर्ष में कर सकता है। यानी कि कंप्यूटर से आप 1 घंटे में या 1 मिनट में इतना सारा काम कर सकते हैं जितना कि एक मनुष्य 1 साल में भी नहीं कर सकता या 1 साल में कर पाएगा। ठीक है, तो कंप्यूटर के कार्य करने की गति को बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? मिली सेकेंड का, माइक्रो सेकेंड का, नैनो सेकेंड का और पिको सेकेंड तक का प्रयोग करना पड़ सकता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया, एक शक्तिशाली कंप्यूटर 1 मिनट में करोड़ों निर्देशों को क्रियान्वित कर सकता है। सोच लीजिए 1 मिनट में कहा गया है, 1 मिनट में क्या कर सकता है? करोड़ों निर्देशों को क्रियान्वित कर सकता है। ठीक है, तो अगला है शुद्धता, यानी कंप्यूटर में कितनी शुद्धता होती, कितनी एक्यूरेसी होती है। तो जब क्या होता है, देखो कंप्यूटर जब ही गलती करता है जब मनुष्य उस पर कोई गलती करता है। जैसे आपका मोबाइल है, अगर आप मोबाइल पे कोई मैसेज टाइप कर रहे हो तो क्या होता है, जब आप मैसेज गलत लिखोगे तभी वो मैसेज गलत आपका सेंड हो जाएगा। अगर आप मैसेज को सही लिखोगे तो मैसेज सही सेंड हो जाएगा। यानी कंप्यूटर अपने आप से, यानी स्वयं से गलती नहीं करता है, वो गलती किसके कारण होती है? मनुष्य के द्वारा होती है। ठीक है, वही इसमें बताया गया कि कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा शुद्धता होती है, एक्यूरेसी होती है। यानी यदि मनुष्य कंप्यूटर को कमांड देने में त्रुटि ना करे तो कंप्यूटर कभी त्रुटि नहीं करता है। अभी मैंने जैसे आपको समझाया कि मनुष्य अगर कोई भी कंप्यूटर में गलती नहीं करेगा तो कंप्यूटर कभी भी गलती नहीं करेगा। गलती किसके कारण होती है? मनुष्य के कारण होती है। कंप्यूटर में त्रुटियां हो सकती हैं किंतु उनका कारण कंप्यूटर स्वयं ना होकर उस पर कार्य करने वाला मनुष्य हो सकता है। पहली बात तो कंप्यूटर गलती करेगा नहीं, और दूसरी बात ये कही गई है कि अगर कंप्यूटर गलती कर भी सकता है तो उसका कारण कंप्यूटर खुद नहीं बल्कि मनुष्य है। ठीक है, अगला है तीसरा नंबर स्वचालन, जिसे हम ऑटोमेशन कहते हैं। तो ऑटोमेशन का मतलब होता है प्रोग्राम के एक बार कंप्यूटर की मेमोरी में लोड हो जाने पर प्रोग्राम केंद्रीय संसाधन इकाई द्वारा कार्यान्वित होता रहता है या प्रोग्राम के अंत तक चलता रहता है। यानी कि ये कहा गया कि आप किसी भी प्रोग्राम को एक बार कंप्यूटर में उसकी मेमोरी को लोड कर देते हैं, जब उसकी मेमोरी लोड हो जाने के कारण प्रोग्राम केंद्रीय संसाधन इकाई आप लोग समझते होंगे जिसे आप मेगाबाइट, गीगाबाइट ये सब बोलते हैं, ये आपकी केंद्रीय संसाधन इकाई होती है। तो एक बार आपकी जैसे MB बोलते हैं, ठीक है, और GB बोलते हैं, इस तरीके से, तो इसके द्वारा कार्यान्वित होता रहता है या प्रोग्राम के अंत तक चलता रहता है।
अगला है विश्वसनीयता, कंप्यूटर में कितनी रिलायबिलिटी है। तो रिलायबिलिटी कितनी है कंप्यूटर में, इसके बारे में देखते हैं। कंप्यूटर द्वारा किए गए कार्यों, गणनाओं तथा दी गई सूचनाओं में शुद्धता अति उच्च होती है। यानी कंप्यूटर द्वारा किसी भी किए गए काम को, उसकी गिनतियों को या किसी भी दी गई सूचना में शुद्धता बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसमें विश्वसनीयता भी सबसे ज़्यादा होती है। अगला पांचवा है परिश्रमी यानी डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब क्या होता है, या परिश्रमी। आपको पता है कि कंप्यूटर एक मशीन है, तो मशीन कभी थकती नहीं है, ये तो आपको पता ही है। तो इतना तो आप बना कर लिख सकते हो कि कंप्यूटर कभी ना थकने वाली मशीन है। एक बार मनुष्य थक जाता है, लेकिन कंप्यूटर को आप 24 घंटे अगर आप उस पर काम करना चाहते हो तो 24 घंटे कंप्यूटर आपका काम करेगा। जैसे आपका मोबाइल है, अगर आप मोबाइल को दिन और रात यानी 24 घंटे इस्तेमाल करोगे तो वो 24 घंटे वो आपका काम करता रहेगा। कभी कंप्यूटर ये क्या कहता है, या कभी मोबाइल कहता है, या कभी लैपटॉप कहता है कि मैं थक गया हूँ, मुझ पर आप काम मत करो, ऐसा नहीं है। जब तक आपके उसमें, हाँ बस ये क्या होता है, उसे चार्ज करना पड़ता है। जब तक बैटरी है, आप पूरा दिन कंप्यूटर चलाइए, पूरा दिन मोबाइल चलाइए, वो पूरा दिन काम करता रहेगा, क्योंकि ये एक मशीन है, कोई मनुष्य या इंसान नहीं है जो थक जाएगा। तो कंप्यूटर मनुष्यों के समान अधिक कार्य करने पर थकता नहीं है। जिस तरीके से एक मनुष्य ज़्यादा काम करने पर थक जाता है, लेकिन कंप्यूटर इस तरीके का नहीं होता है, वो मनुष्य के समान थकता नहीं है। विश्व की अनेक संस्थाओं में कंप्यूटर लगातार 24 घंटे कार्य करता है। यानी पूरी दुनिया की जितनी भी संस्थाएं हैं उसमें कंप्यूटर क्या करता है, 24 घंटे तक कार्य को करता रहता है। तो कंप्यूटर इस तरीके से परिश्रमी भी होता है। तो क्या आपने पढ़ा, सबसे पहले आपने पढ़ा कि कंप्यूटर का क्या अर्थ होता है, फिर उसकी परिभाषा पढ़ी, फिर उसके विशिष्ट गुण पढ़े। अब आप पढ़ने जा रहे हो कि कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं। तो कंप्यूटर आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक एप्लीकेशन के आधार पर हम इसको बांटते हैं, और दूसरा हम इसके कार्य करने या इसकी आकार या कार के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार होते हैं, ठीक है, या कंप्यूटर को बांटते हैं। तो जैसे आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में मैं आपको ये भी बताती चलती हूँ कि आपके प्रश्न कैसे आएंगे। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में जैसे कि आपसे पूछ लिया 2 नंबर में एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, या आपसे पूछ लिया हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, या आपसे पूछ लिया सुपर कंप्यूटर क्या होता है, या आपसे पूछ लिया डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, मिनी कंप्यूटर क्या होता है। तो सबसे ज़्यादा जो आपके हैं वो आपके जो हाइब्रिड कंप्यूटर है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एनालॉग, डिजिटल, सुपर कंप्यूटर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको करा रही हूँ। तो एप्लीकेशन के आधार पर आपके कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। मान लो अगर इस तरीके से पूछ लिया गया कि एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तो एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। और सभी इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं, जितना भी मैं पढ़ा रही हूँ सब इंपॉर्टेंट है, मुझे कहना ना पड़े कि बार बार ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यह कंप्यूटर भौतिक राशियों के किसी सतत परिवर्तित गुण के मापन के आधार पर कार्य करते हैं। यानी कि जो एनालॉग कंप्यूटर होता है ये भौतिक राशियों के किसी सतत यानी निरंतर चलने वाली या निरंतर परिवर्तित गुणों या निरंतर बदलाव होने वाले गुण के मापन के आधार पर ये काम करते रहते हैं। इनका प्रयोग आप विज्ञान में या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में करते हैं, ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, विज्ञान में या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में किया जाता है। अगला है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, ये कंप्यूटर द्विधारी यानी बाइनरी अंकों का उपयोग करते हैं। यानी डिजिटल कंप्यूटर में हम किसका उपयोग करते हैं, द्विधारी या बाइनरी अंकों का उपयोग करते हैं। अधिकांशतः यानी ज़्यादातर कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर ही होते हैं। अगला प्रश्न है हाइब्रिड कंप्यूटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो हाइब्रिड कंप्यूटर ये 2019 में आया था। तो हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुणों से युक्त होता है। यानी हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है वो डिजिटल और एनालॉग इन दोनों के गुणों से बना होता है। दोनों को गुण इसमें पाए जाते हैं, एनालॉग के भी गुण पाए जाते हैं और डिजिटल के भी, दोनों के गुण पाए जाते हैं। ये कंप्यूटर निरंतर यानी क्या होता है, निरंतर जनित आंकड़ों तथा अंकीय आंकड़ों दोनों प्रकार के आंकड़ों पर प्रक्रिया करने में सक्षम होते हैं। यानी कि ये कहा गया है कि जो हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं इसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों के गुण पाए जाते हैं, और ये कंप्यूटर निरंतर जनित आंकड़ों और अंकीय आंकड़ों दोनों प्रकार के आंकड़ों पर प्रक्रिया करने में सक्षम होते हैं। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के ही गुणों की उपलब्धता के कारण ही इन कंप्यूटर को हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर का मतलब ही होता है 2 तरीके की किसी 2 चीज़ का कॉम्बिनेशन, ठीक है। एक तरीके से हाइब्रिड का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हैं कि हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का एक कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है और हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है। छोड़ना एक भी नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है आकार एवं कार्य के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। तो आकार एवं कार्य के आधार पर कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सुपर कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है? यह कंप्यूटर आकार में छोटे होते हैं ये एवं कम गति से कार्य करते हैं। यानी ये जो कंप्यूटर होते हैं माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो का मतलब ही होता है छोटा, ठीक है। तो ये कंप्यूटर आकार में छोटे होते हैं और कम गति से काम करते हैं। इन्हें हम पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। ये मैंने आपको अपने बहुविकल्पी प्रश्नों में भी याद कराया था और अति लघु में भी बताया था कि माइक्रो कंप्यूटर आकार में छोटे होते हैं, ये कम गति से काम करते हैं, यानी बहुत धीमी गति से काम करते हैं और इन्हें हम पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। ये इस कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक सीपीयू होता है, जैसे आपने अपने कंप्यूटर रूम में देखा होगा, जहाँ आप स्कूल में पढ़ते हैं, अगर कोई एक कंप्यूटर रूम बना होगा तो वहाँ पर देखा होगा जो जिस कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं जिसके साथ एक सीपीयू भी रखा होता है, एक मॉनिटर होता है, एक सीपीयू होता है, एक कीबोर्ड होता है, एक माउस होता है, उसे हम माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। वो आपके घरों में भी पाया जा सकता है, यानी आप अपने घरों में भी उसे रख सकते हैं। अगला है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या होता है? यह माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा तथा अधिक क्षमता का होता है। जो मिनी कंप्यूटर होता है ये माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है और उससे ज़्यादा क्षमता का होता है, यानी उससे ज़्यादा क्षमता वाले गति करने वाले कंप्यूटर होते हैं और माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक तेज़ी से काम भी करता है। यानी कि कितना अच्छा ये डिफिनीशन है, देखिए। और ये सभी जो आपकी डिफिनीशन है ये मैंने 6 to 8th क्लास के जो SCERT बुक हैं उनसे दी है, इसलिए मैं बता रही, बहुत ही इजी डिफिनीशन है। देख लीजिए, मैंने 6 to 8th क्लास की जो SCERT बुक है वहाँ से दी। कुछ प्रशिक्षुओं का कहना है कि मैम मुझे आप छोटे क्लास की ही बुक से पढ़ाइए। मैं इसलिए उस बुक से पढ़ाती हूँ जो आपकी बुक है, ये क्या बोलते हैं, राजन सीरीज, पवन सीरीज, ये अच्छी हैं और SCERT की बुक भी अच्छी है। लेकिन क्या होता है उसमें थोड़ी डिफिनेशन थोड़ी टफ लिखी होती है, तो आपको याद करने में थोड़ा दिक्कत होती है। इसलिए मैं 6 to 8 की बुक को उठाती हूँ, वो भी SCERT बुक को, क्योंकि आपके वे जो बुक चलती हैं वो SCERT की ही चलती हैं। तो SCERT बुक को निकालती हूँ, उसमें से मैं क्वेश्चन को ढूंढकर आपको अच्छी सी और एक सरल भाषा में डिफिनेशन बताती हूँ। तो मिनी कंप्यूटर क्या है? ये माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा और अधिक क्षमता वाला होता है। ये माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक तेज़ी से काम करता है और इनकी संग्रहण क्षमता, यानी इनकी इकट्ठा करने की जो क्षमता होती है वो भी अधिक होती है, ठीक है। अगला है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है? ये कंप्यूटर आकार में माइक्रो एवं मिनी कंप्यूटर से बड़ा होता है। आपने सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर बोला है जिसमें कम गति होती है, ये कम क्षमता वाले होते हैं। फिर आपने मिनी कंप्यूटर पढ़ा जो माइक्रो कंप्यूटर से अधिक क्षमता वाले होते हैं। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर पढ़ने जा रहे हो, जिसका मतलब जो क्या होता है, जो माइक्रो और मिनी दोनों कंप्यूटर से बड़ा कंप्यूटर होता है और ये अति उच्च संग्रह क्षमता वाले बहुत बड़े कंप्यूटर होते हैं। इनका प्रयोग ज़्यादातर बैंकों में या बड़ी बड़ी कंपनियों में या एक सरकारी विभागों में किया जाता है, ठीक है। अगला है सुपर कंप्यूटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। ये कंप्यूटर सबसे बड़े आकार के होते हैं, यानी ये माइक्रो, मिनी और मेन फ्रेम इन सभी से सबसे बड़े आकार के होते हैं। ये कंप्यूटर तेज गति और अत्यधिक संग्रह क्षमता वाले होते हैं। सुपर कंप्यूटर में बहुत सारे CPU होते हैं। अब जब बहुत सारे CPU होंगे तो इसमें बहुत सारी मेमोरी भी बहुत होगी, इनके अंदर संग्रह क्षमता भी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि CPU क्या होता है? CPU कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, ठीक है, जिनके कारण ये कंप्यूटर दिए गए अन्य कंप्यूटर से तेज गति से काम करता है। आई होप आप लोगों को कंप्यूटर के बारे में पता चल गया होगा कि कंप्यूटर क्या क्या होते हैं। अगला है आपका हार्डवेयर किसे कहते हैं? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रट्टा मार, बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़िएगा। सॉफ्टवेयर जो आपका है ये आपके 2015 में आया था, 2016 में आया था, 2018 में आया था, 2019 में आया था। तो सॉफ्टवेयर रट्टा मान लीजिएगा। अब हार्डवेयर किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर के वे सभी पार्ट जिन्हें हम हाथों से छू सकते हैं या देख सकते हैं उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। ये कंप्यूटर के यांत्रिक, वैद्युत या इलेक्ट्रॉनिक भाग होते हैं, ठीक है। तो देखिए कितनी इजी डिफिनीशन है और 3 लाइन में 4 लाइन में आपकी आई है, ठीक है, 4 लाइन में आपकी आई है। 2 नंबर आपके पक्के एकदम मिलेंगे।
तो इसीलिए मैं 6 to 8 क्लास की SCERT बुक से आपको पढ़ाती हूँ। तो ये है हार्डवेयर किसे कहते हैं, कंप्यूटर के वे सभी पार्ट जिन्हें आप हाथों से छू सकते हैं व देख सकते हैं उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। यानी बाहर से आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ को आप बाहर से छू सकते हैं, उसको देख सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई मॉनिटर के अंदर, जैसे आप मॉनिटर में कुछ भी टाइप कर रहे हैं तो उसके अंदर आप उसको अंदर से छू नहीं सकते हैं, ठीक है। तो हार्डवेयर क्या होते हैं, कंप्यूटर के वे सभी पार्ट जिन्हें हम हाथों से छू सकते हैं व देख सकते हैं उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। ये कंप्यूटर के यांत्रिक, वैद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक भाग होते हैं। जैसे आप मॉनिटर को छू सकते हैं, आप CPU को छू सकते हैं, आप स्पीकर को छू सकते हैं, आप कीबोर्ड को छू सकते हैं, ठीक है। कीबोर्ड पर टाइपिंग करते भाई छू कर ही तो करते हैं, महसूस करके तो करते नहीं है। तो अब आपको पता चल गया कि आप देखिए कितनी आसानी से आपको इसके एग्जाम्पल भी याद हो गए। आप मॉनिटर को छू सकते हैं, आप CPU को छू सकते हैं, आप कीबोर्ड को छू सकते हैं और आप स्पीकर को छू सकते हैं। यानी जिन चीज़ों को आप छू सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं, वो सभी क्या होते हैं, हार्डवेयर होते हैं। और ये कंप्यूटर के यांत्रिक, वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक भाग होते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से याद हो गया होगा। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि कंप्यूटर के वे पार्ट जिन्हें हम छू नहीं सकते, ठीक है, जिन्हें हम छू नहीं सकते और जिन्हें हम देख नहीं सकते, वो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। और इसमें जो डिफिनीशन दी गई है, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि विभिन्न प्रोग्रामों के समूह को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, विभिन्न प्रोग्रामों के समूह को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और निर्देशों का एक सेट जो एक विशेष कार्य करता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कहते हैं उसे। वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर को चलाने, उसको नियंत्रित करने, उसके विभिन्न भागों की देखभाल करने तथा उसकी समस्त क्षमता का अच्छे से अच्छे उपयोग करने हेतु रखे या बनाए जाते हैं, उन्हें हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर एकदम रट्टा मान लीजिएगा भाई, बहुत प्रश्न आता है। अगला है इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस क्या होता है। तो इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, वे डिवाइस जिनके द्वारा निर्देश एवं डाटा को उपलब्ध कराया जाता है। यानी किसी भी निर्देश को या किसी भी हम डाटा को जब उपलब्ध कराते हैं तो वो इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। इनपुट डिवाइस आपके कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, टच स्क्रीन है, लाइट पेन, ये आपका, और जॉय स्टिक। जॉय स्टिक क्या होती है, ये जो आपकी बनी हुई है ये आपकी जॉय स्टिक कहलाती है, ठीक है। इसलिए मैंने डायग्राम आपको दिखा दिया ताकि आप कंफ्यूज ना, ये आपकी जॉय स्टिक होती है जो बनी होती है, ठीक है। ये जॉय स्टिक और ट्रैक बॉल आदि तो क्या होते हैं, वे डिवाइस जिनके द्वारा निर्देश एवं डाटा को उपलब्ध कराया जाता है, इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, टच स्क्रीन, लाइट पेन, जॉय स्टिक, ट्रैक बॉल आदि, ठीक है। अगला है आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं, कंप्यूटर में वे डिवाइस जिसके माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम से सूचना या रिजल्ट को हार्ड कॉपी के रूप में या तो सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रदान किया जाता है, आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं, ठीक है। इनपुट डिवाइस में क्या था कि किसी भी डाटा को या निर्देश को उपलब्ध कराया जाता है। आउटपुट डिवाइस में क्या है कि कंप्यूटर में वे डिवाइस जिनके द्वारा या जिनके माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम में किसी सूचना या किसी रिजल्ट को हार्ड कॉपी के रूप में या सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रदान किया जाता है, उन्हें हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर आदि। अगर केवल प्रोजेक्टर्स भी है तो भी कोई बात नहीं। अगला आपका प्रश्न है सर्च इंजन क्या है। तो सर्च इंजन क्या होता है, सर्च इंजन ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं, सर्च इंजन 2019 में आया था। सर्च इंजन ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम लाते हैं जो किसी कंप्यूटर के सिस्टम पर भंडारित सूचना में से वांछित सूचना को ढूंढ निकालते हैं। यानी कि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो सूचनाएं भरी हुई हैं, जो सूचनाएं पहले से हैं, उनमें से जो अलग की सूचनाएं हैं, वांछित सूचनाएं, उनको ढूंढ निकालते हैं। ये जो मतलब ज़रूरी सूचनाएं होती हैं उनको निकालते हैं। ये इंजन प्राप्त परिणामों को प्रायः एक सूची के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिससे वांछित सूचना की प्रकृति और उसकी स्थिति का पता चलता है। और आपके सर्च इंजन कौन कौन से होते हैं, जैसे कि गूगल है, याहू है, बिंग है आदि। तो क्या होता है, जैसे कि आपने किसी चीज़ को सर्च किया तो वो कंप्यूटर पे जैसे कोई भी प्रोग्राम लाते हैं आप, तो उसमें से क्या होता है, कुछ सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम उसमें से, जैसे आपने किसी एक चीज़ को सर्च किया, मान लो अपने सर्च किया कंप्यूटर का क्या अर्थ है, तो आपने देखा होगा कंप्यूटर का अर्थ, उसकी परिभाषा, कई सारी चीज़ें उसमें से आ जाती हैं। अब उसमें से आपको चूज़ करना है, जो आपने जैसे कंप्यूटर का क्या अर्थ है ये आपको देखना है, तो आपने कंप्यूटर का अर्थ पे क्लिक किया और उसको पढ़ लिया। यानी कंप्यूटर से रिलेटेड कई सारी उसमें चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन आपको जो उसमें से देखना होता है आप वो चीज़ उस पर क्लिक करके देख लेते हैं या पढ़ लेते हैं। वही इसमें बताया गया कि सर्च इंजन का ये काम होता है। और सर्च इंजन क्या होता है, गूगल पे आप जाकर किसी भी चीज़ को सर्च करते हैं, याहू पे जाकर या बिंग आदि पे, ठीक है।
अगला क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आया था, इसलिए मैंने इसको छोड़ा नहीं है, भले ही ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। याहू सर्च इंजन का प्रारंभ कब हुआ था? तो याहू सर्च इंजन का जो प्रारंभ हुआ था वो 1994 में हुआ था। कब हुआ था? 1994 में हुआ था। अगला प्रश्न है फैक्स किसे कहते हैं? ये आपके 2019 में आया था। फैक्स किसे कहते हैं तथा इनकी विशेषताएं बताइए। तो फैक्स अंग्रेजी भाषा के फैसिमिली शब्द से बना है। फैसिमिली शब्द मूल रूप से लैटिन भाषा का शब्द है, यानी ये अंग्रेजी शब्द के फैसिमिली से बना है, और फैसिबिली शब्द जो है ये मूल रूप से एक तरीके से लैटिन भाषा का शब्द है। फैक्स का अभिप्राय है बनाना, और सिमिली का अर्थ होता है, समली का अर्थ होता है उसी के समान, यानी किसी भी चीज़ को उसी के समान बनाना। जैसे फोटोकॉपी आपने देखी होगी, ठीक है। फैक्स का मतलब ये होता है फोटोकॉपी। फोटोकॉपी क्या करते हैं? जैसे आपके पास कोई भी पेज होता है, आप उसकी या कोई भी डॉक्यूमेंट्स होता है, आप उसकी उसी तरीके से एक और कॉपी निकाल देते हैं, उसी को हम फोटोकॉपी कहते हैं। तो वही इसमें बताया गया है कि बनाना या सिमिली उसी के समान, ठीक है, उसी के समान किसी चीज़ को बनाना। अर्थात अन्य शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि फैक्स द्वारा मूल प्रति की छाया प्रति दूसरे छोर पर तत्काल उपलब्ध हो जाती है। यानी फैक्स के माध्यम से जो मूल प्रति, यानी जो आपकी ओरिजिनल चीज़ होती है, उससे क्या होती है? छाया प्रति, यानी उसकी फोटोकॉपी जो निकल आती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? फैक्स कहते हैं। तो फैक्स का मतलब क्या होता है कि किसी भी आपकी ओरिजिनल, जैसे आपकी मान लो ओरिजिनल मार्कशीट है, तो ओरिजिनल मार्कशीट की फोटोकॉपी निकालना, उसी को हम फैक्स कहते हैं, ठीक है। अगला है फैक्स सूचना प्रौद्योगिकी की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसमें ग्राफ, चार्ट, हस्तलिखित, मुद्रित सामग्री को टेलीफोन नेटवर्क के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूल प्रवृत्ति की फोटोकॉपी के स्वरूप को भेजा जाता है। कुछ ही सेकंडों में टाइप की हुई या हस्तलिखित संदेश की अधिकाधिक मात्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना संभव होता है। अगला प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका, मल्टीमीडिया क्या है? मल्टीमीडिया सिस्टम के लिए आवश्यक हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर बताइए, ठीक है। अगर हार्डवेयर आएगा तो भी आप यही लिखेंगे, और अगर केवल सॉफ्टवेयर दिया तो भी आप ये लिखेंगे, और अगर दोनों पूछ लिया हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बताइए तो भी आप यही लिखेंगे। इसलिए मैंने आपको बता दिया, आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि अब इसमें से हार्डवेयर क्या ढूंढे और इसमें से सॉफ्टवेयर क्या ढूंढे। तो दोनों आएगा तो भी आप यही लिखेंगे, दोनों में से किसी एक को पूछा गया तो भी आप यही लिखेंगे। तो मल्टीमीडिया क्या है? मल्टीमीडिया सिस्टम के लिए आवश्यक हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर बताइए। तो मल्टीमीडिया अंग्रेजी के मल्टी तथा मीडिया शब्दों से मिलकर बना है। मल्टी का मतलब क्या होता है? आप कहते नहीं कि मल्टी कलर, ठीक है, मल्टी कलर बोलते हैं, ठीक है। तो मल्टी का मतलब होता है बहुत सारे, ठीक है, बहु या विविध, बहुत सारे या अलग अलग या भिन्न भिन्न, ठीक है। और मीडिया का मतलब होता है माध्यम, ठीक है, अलग अलग तरीके से जो माध्यम होता है। तो मल्टीमीडिया अंग्रेजी के मल्टी तथा मीडिया शब्द से मिलकर बना है। मल्टी का अर्थ होता है बहु या विविध या बहुत सारे, और मीडिया का अर्थ होता है माध्यम, यानी कि मल्टीमीडिया एक प्रकार का माध्यम होता है। ये आपकी डेफिनेशन हुई कि मल्टीमीडिया एक प्रकार का माध्यम होता है जिसके द्वारा हम विभिन्न प्रकार की या अलग अलग प्रकार की जानकारियों को विविध प्रकार के माध्यम से, यानी अलग अलग प्रकार के माध्यम से, जैसे कि या फिर टेक्स्ट के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, एनिमेशन के माध्यम से, ग्राफिक्स के माध्यम से आदि के संयोजन को दर्शकों तथा श्रोताओं तक पहुंचाया जाता है। यदि आपको किसी भी फोटो को पहुंचाना है तो आप पहुंचा सकते हैं, ऑडियो को पहुंचाना तो पहुंचा सकते हैं, किसके माध्यम से? मल्टीमीडिया के माध्यम से, ठीक है। अगला है मल्टीमीडिया के लिए आवश्यक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं? तो ग्राफिक्स एक्सेलरेटर कार्ड, सीडी रोम ड्राइव, माइक्रोफोन तथा कैमरा मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, ये सभी आपके मल्टीमीडिया हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हैं। देखिए अगला प्रश्न है आपका, कंप्यूटर प्रोसेसिंग की स्पीड किसमें नापी जाती है? 2017 में पूछा गया, इसलिए मैं ये इसकी पेपर कटिंग लेकर आई हूँ ताकि आप इसी में से आपको कहीं अलग से ना पढ़ना पड़े। इसी वीडियो को आप बार बार जितना रिवाइज कर लेंगे उतना ही बेटर है इसको, और इससे पहले मैंने जो 2 वीडियो दी हैं उसको। तो कंप्यूटर प्रोसेसिंग की, और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो पिछली वीडियो जो मैंने दी थी जिसको आपने देखकर मुझे बहुत सारा प्यार दिया, उसके अकॉर्डिंग आपने कहा कि मुझे लघु उत्तरीय प्रश्नों को दीजिए, तो वो वीडियो भी पढ़ना है, क्योंकि उसमें जो प्रश्न हैं उनको मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, क्योंकि वो आपकी वीडियो अलग है, उसको भी पढ़ना है। ये आपकी लॉन्ग वीडियो है, लेकिन इसमें मैंने शॉर्ट भी, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के शॉर्ट हैं वो मैंने इसमें ऐड किया है। कंप्यूटर प्रोसेसिंग की स्पीड किसमें नापी जाती है? तो कंप्यूटर प्रोसेसिंग की स्पीड मेगाहर्ट्ज़ में नापी जाती है। किसमें? मेगाहर्ट्ज़ में होती है।
अगला है कंप्यूटर की द्वितीय या सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। एक मेमोरी तो आप पढ़ते हैं जिसे स्मृति कहते हैं, सेकेंडरी या द्वितीय मेमोरी या स्मृति अगर आ गया तो भी वही बात है, क्या होती है, ये क्या है, देखिए 2017 में पूछा गया है। तो कंप्यूटर की द्वितीय मेमोरी यह सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर तथा एप्लीकेशन प्रोग्राम को संकलित करती है या इकट्ठा करती है तथा भौतिक रूप से यह आंकड़ों के बैकअप हेतु प्रयुक्त होती है। यह आकार में बहुत बड़ी होती है और प्राथमिक स्टोरेज स्मृति से थोड़ी मंद होती है, यानी थोड़ी कम होती है। हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव तथा फ्लैश ड्राइव आदि कुछ सेकेंडरी स्मृति के उदाहरण होते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर की जो सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, ये मेमोरी जो होती है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम को संकलित करती है, इकट्ठा करती है और भौतिक रूप से ये आंकड़ों के बैकअप और उनसे प्रयुक्त होती है। ये आकार में बहुत बड़ी होती है, लेकिन ये जो होती है इसकी जो स्टोरेज स्मृति यानी इसकी जो स्टोरेज मेमोरी होती है वो थोड़ी सी मंद यानी कम होती है। ठीक है, जैसे कि हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव और फ्लैश ड्राइव, ये सभी आपकी सेकेंडरी स्मृति के अंतर्गत आती है। अगला आपका क्वेश्चन है आइकन्स क्या होता है। तो आइकन्स मैंने आपको अपनी वीडियो में पढ़ाया बहुत अच्छे से, वहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख लीजिए जो आपकी बुक में दिया है। 2015 में पूछा गया है, विंडोज़ डेस्कटॉप पर जो भी विभिन्न एप्लीकेशन तथा डॉक्यूमेंट्स व्यक्त होते हैं उन्हें दर्शाने का कार्य आइकन्स करता है। आइकन्स क्या होते हैं, कई सारे, जैसे माई कंप्यूटर है, आपका ऑडियो वीडियो, माई पिक्चर, ये सभी आपके आइकन्स ही तो होते हैं। तो यानी जो विंडोज़ पर जो भी अलग अलग एप्लीकेशन या डॉक्यूमेंट्स जो आपके व्यक्त होते हैं, जो वहाँ पर होते हैं, उन्हें दर्शाने का काम क्या कौन करता है, आइकन्स करता है। अगला है माई नेटवर्क प्लेसेस क्या है। तो इसके द्वारा नेटवर्क पर उपलब्ध फोल्डर्स एवं फाइलें देखी जा सकती हैं। ठीक है, या हम फोल्डर या फाइल को देख सकते हैं किसके द्वारा, माई नेटवर्क प्लेसेस के द्वारा हम क्या करते हैं, इसके द्वारा हम नेटवर्क पर उपलब्ध फोल्डर्स और फाइलें देख सकते हैं। अगला है एम एस वर्ड क्या है, बहुत अच्छे से मैंने आपको पढ़ा है। एम एस वर्ड, एम एस का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है, एम एस वर्ड यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर नेटवर्क में कौन कौन सा उपकरण प्रयोग होता है, यानी किस किन उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क में एक तार होता है, हब होता है, स्विच होता है, राउटर होता है, इन सभी का प्रयोग किया जाता है। अगला है वेब ब्राउज़र क्या है। ये मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो, शॉर्ट वीडियो में आपने पढ़ा भी होगा, रट लिया होगा, अब तक सब पढ़ाया है कि वेब ब्राउज़र एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो इंटरनेट यानी कि मुख्यतः वर्ल्ड वाइड वेब पर सूचनाएँ खोलता है और वेब पेजों को प्रदर्शित करता है। यानी जो इंटरनेट पर सूचनाओं को खोलकर वेब पेजों को प्रदर्शित करता है उसे हम वेब ब्राउज़र कहते हैं। अगला है BIOS का पूरा नाम लिखिए। ज़्यादातर पूरा नाम, कोई एक या दो क्वेश्चन इसमें से ज़रूर आते हैं, आपसे डेफिनेशन फुल फॉर्म पूछता है किसी भी अल्फ़ाबेट की। तो BIOS का पूरा नाम लिखिए। तो B फॉर बेसिक, I फॉर इनपुट, O फॉर आउटपुट, S फॉर सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या कहलाता है, BIOS का पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला प्रश्न है विंडो स्क्रीन के बैकग्राउंड को क्या कहते हैं। तो जो विंडो स्क्रीन पर जो बैकग्राउंड होता है उसे हम डेस्कटॉप कहते हैं। क्या कहते हैं, डेस्कटॉप कहते हैं। अगला है कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट क्या करती है। तो कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के हर घटक को मैनेज करती है, यानी हर घटक को मैनेज करती है जो कंप्यूटर मेमोरी से जानकारी लेती है, इन्हें पढ़ती है, फिर उन्हें एक सिग्नल की सीरीज़ में बदल देती है ताकि कंप्यूटर के बाकी के घटक भी अपना काम प्रारंभ कर सके। तो समझ में आ गया होगा कि कंट्रोल की का मतलब क्या होता है, यानी कि कंप्यूटर के हर एक घटक को मैनेज करना, उनको कंट्रोल करना कंप्यूटर कंट्रोल यूनिट का काम होता है। अगला है कंप्यूटर की पीढ़ियों का वर्णन कीजिए। तो कंप्यूटर की 5 पीढ़ी होती हैं, ये आपका प्रश्न शॉर्ट में आता है। तो कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ हैं, प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी और पंचम पीढ़ी। तो प्रथम पीढ़ी 1942 से 1955 में हुई थी, द्वितीय पीढ़ी 1955 से 1964 में शुरू हुई, तृतीय पीढ़ी 1964 से 1975 में और चतुर्थ पीढ़ी 1975 से 1990 में और पंचम पीढ़ी 1990 से वर्तमान यानी आज तक जो चलती चली आ रही, ये पांचवी पीढ़ी आपकी कंप्यूटर की है। अगला है प्राचीन समय में गणना के लिए क्या प्रयोग होता है। तो अबेकस का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे, गणना या गिनती करने के लिए अबेकस का प्रयोग करते थे। इस तरीके का बना होता था, ये लोहे की बनी होती थी और इसमें गोलियां पड़ी होती थी जिससे वो गिनती करते थे, बच्चों को गिनती सिखाते थे, किससे, अबेकस के द्वारा। ठीक है, इस तरीके का अबेकस बना होता था, इसके द्वारा क्या करते थे,
प्राचीन समय में गणना करते थे या गिनती करते थे। अगला है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का प्रयोग मुख्यतः कहाँ करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का प्रयोग मुख्यतः MS एक्सेल में किया जाता है। याद रखिएगा, स्प्रेडशीट का प्रयोग कहाँ करते हैं, MS एक्सेल में करते हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पेज पेकर किस ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध रखता है, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पेज पेकर एकल ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध रखता है। ठीक है। अगला है विंडोज़ डेस्कटॉप पर किसके द्वारा विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स को दर्शाया जाता है, तो विंडोज़ अभी आपने पढ़ा आइकन्स के द्वारा, जितनी भी एप्लीकेशन होती हैं वो आप किसके द्वारा दर्शाते हो, आइकन्स के द्वारा दर्शाते हो। ठीक है, आइकन होता है उसके द्वारा आप दर्शाते हो। अगला है मेमोरी या स्मृति क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट। और इसमें से मेमोरी से आपका रोम ज़्यादा पूछते हैं, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेमोरी या स्मृति किसे कहते हैं, रोम के बारे में संक्षिप्त विवरण दीजिए या कुछ भी पूछ लिया जाएगा। तो मेमोरी या स्मृति किसे कहते हैं, तो मेमोरी क्या होता है, किसी भी डेटा को स्थायी या अस्थायी रूप में संग्रहित करती है। यह मुख्यतः दो प्रकार की होती है, यानी किसी भी डेटा को स्थायी या अस्थायी रूप से संग्रहित करना क्या कहलाता है, मेमोरी कहलाता है। मेमोरी क्या करती है, किसी भी डेटा को स्थायी या अस्थायी यानी कि स्थायी और अस्थायी रूप से संग्रहित करती है। यह मुख्यतः दो प्रकार की होती है, रैम और रोम। रैम का फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है, रैम और रोम का, ये भी याद रखिएगा। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी R फॉर रैम, रैंडम, A फॉर एक्सेस, M फॉर मेमोरी। और रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, R फॉर रीड, O फॉर ओनली, M फॉर मेमोरी। ये दो आपके फुल फॉर्म भी बहुत पूछे जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, मेमोरी या स्मृति किसे कहते हैं, तो मेमोरी किसी भी डाटा को या किसी भी डेटा को स्थायी या अस्थायी रूप से संग्रहित करती है। ये मुख्यतः दो प्रकार की होती है, रैम और रोम। ठीक है, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। तो रैम क्या होता है, किसी भी डेटा अथवा सूचना को संचित करने के लिए रैम का उपयोग करते हैं। डेटा अथवा सूचना को आवश्यकता अनुसार पढ़ा एवं परिवर्तित किया जा सकता है। यानी किसी भी डेटा को, रैम में क्या होता है, रैम में किसी भी डेटा को या किसी भी सूचना को हम अपनी आवश्यकता अनुसार उसे पढ़ सकते हैं और उसे बदल भी सकते हैं। यह सूचना रैम में तब तक रहती है जब तक पावर सप्लाई रहती है। जैसे ही पावर सप्लाई बंद हो जाती है, सारी की सारी सूचनाएं विलुप्त हो जाती है, यानी गायब हो जाती हैं। अगला है रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है, ये वह मेमोरी है जिसमें डाटा पहले से भरा जा चुका है। ठीक है, उसमें से डाटा पहले ही भरा जा चुका है, इसे हम केवल पढ़ सकते हैं, हम इसे हटा या बदल नहीं सकते। रैम में आपने क्या पढ़ा कि उसमें जो डाटा जो होता है उसे हम पढ़ सकते हैं और परिवर्तित यानी बदल भी सकते हैं। लेकिन रोम में क्या होता है, हम इसके डाटा को पढ़ सकते हैं लेकिन उसको परिवर्तित या बदल नहीं सकते हैं। यह स्थायी मेमोरी होती है। ठीक है, और जो आपकी रैम होती है वो अस्थायी मेमोरी होती है, रोम आपकी स्थायी मेमोरी होती है। ठीक है, रोम में प्रायः वही सूचनाएं स्टोर की जाती हैं जो स्थायी या महत्वपूर्ण होती हैं। लेकिन आपने रैम में क्या पढ़ा था कि पावर सप्लाई बंद होने पर सारी की सारी जो सूचनाएं होती वो गायब हो जाती, लेकिन इसमें सूचनाएं गायब नहीं होती, जो स्टोर होती हैं वो स्टोर ही रहती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, ऑफिस पैकेज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 के अंतर्गत किन प्रोग्रामों के साथ कार्य किया जाता है। ये सभी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ऑफिस पैकेज या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रोग्रामों के साथ कार्य किया जाता है, जैसे कि MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट और MS एक्सेस। ठीक है, अगला है वर्कशीट किसे कहते हैं, तो टूल बार के नीचे का बड़ा भाग जहां आंकड़ों को भरा जाता है उसे हम वर्कशीट कहते हैं। आपने लैपटॉप में देखा होगा कि एक टूल बार होता है, उसके नीचे बड़ा भाग जहां आंकड़ों को भरा जाता है उसे हम वर्कशीट कहते हैं। अगला है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर किसे कहते हैं, तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में मुद्रण की प्रक्रिया शांत होती है। लेज़र प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, यानी लेज़र प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। इन प्रिंटर में एक बार में एक ही प्रति मुद्रित होती है। अब देखिए 2016 में जितना भी मैंने आपको भी पढ़ाया है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में एक्सप्लोरर का क्या स्पष्ट कीजिए। फिर अब आप पढ़ने जा रहे हैं स्क्रॉल बार किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए अब ये 2016 के जितने भी आप क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ लघु उत्तरीय प्रश्न, वो 2016 के हैं। चलिए देखते हैं। पहला है माइक्रोसॉफ्ट, क्या था पहला क्वेश्चन कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में एक्सप्लोरर क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में एक्सप्लोरर, या आपसे इंटरनेट एक्सप्लोरर भी पूछ सकता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा।
तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में एक्सप्लोरर या इंटरनेट एक्सप्लोरर के बारे में आपको बताना है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित ग्राफिकल वेब ब्राउज़र की एक श्रृंखला है। क्या है? ग्राफिकल वेब ब्राउज़र की एक श्रृंखला होती है और 1995 में शुरू होने वाले माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की लाइन में शामिल हैं। इतना आपको बस लिखना है 2 नंबर में। अगला है स्क्रॉल बार की क्या उपयोगिता है। क्या पूछा गया था? स्क्रॉल बार की उपयोगिता लिखिए। इससे पहले मैंने 2019 के पेपर आपको कराए थे। तो स्क्रॉल बार की उपयोगिता क्या होती है? एक स्क्रॉल बार एक इंटरेक्शन तकनीक है या टेक्निक है जिसमें सतत पाठ या किसी अन्य सामग्री को जिसमें लगातार किसी पाठ को या किसी अन्य सामग्री को कंप्यूटर डिस्प्ले विंडो या व्यू पोर्ट पर पूर्व निर्धारित दिशा में यानी कि ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी आप स्क्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, या स्क्रॉल किया जा सकता है और सभी सामग्री को देखा जा सकता है, भले ही सामग्री का केवल एक ही अंश डिवाइस की स्क्रीन पर एक समय में देखा जा सके। अगला प्रश्न है आपका, कंट्रोल की के कार्य बताइए। ठीक है, कंट्रोल की के क्या काम होते हैं? तो कंप्यूटर में एक नियंत्रण कुंजी, एक संशोधन कुंजी होती है जो कि किसी अन्य कुंजी के साथ संयोजन के साथ दबाई जाती है, तब यह विशेष कार्यवाही करती है। उसे ही हम यही कंट्रोल की का काम क्या होता है कि कंप्यूटर में एक नियंत्रण कुंजी और एक संशोधन कुंजी होती है, यानी एक नियंत्रण करने वाली कुंजी होती है और एक संशोधन करने वाली कुंजी होती है, जो कि अन्य कुंजी यानी जो दूसरी कुंजी होती है उसके साथ संयोजन करने के साथ दबाई जाती है, यानी उसके साथ जोड़कर दबाई जाती है, तब यह विशेष कार्यवाही करता है। जैसे कि उदाहरण के लिए आप Ctrl+C, आपने लैपटॉप में देखा होगा कि कंट्रोल बना होगा और +C+V जो भी आपको जिससे भी, जैसे आपको किसी चीज़ को कॉपी करना है तो आप कंट्रोल और साथ में C को एक साथ दबाते हैं, आपको पेस्ट करना है कंट्रोल और V को एक साथ दबाते हैं। इस तरीके से यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि जो आपकी जो नियंत्रण कुंजी और संशोधन कुंजी जो कि किसी अन्य कुंजी के साथ क्या करती है, संयोजन करके यानी उसके साथ जुड़कर ही दबाई जाती है, उसे हम विशेष कार्रवाई करता है। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे Ctrl+C का मतलब आप कंट्रोल के साथ साथ C को भी दबाएंगे। ठीक है, अगर आपको कॉपी करनी है और आपको पेस्ट करना है तो कंट्रोल के साथ V को दबाएंगे। ठीक है, तो आप अगर आपके पास लैपटॉप है तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, शिफ्ट कुंजी के समान नियंत्रण कुंजी शायद ही कभी कोई कार्य करता है जब स्वयं दबाया जाता है। अगला प्रश्न है, इंजेक्ट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इंजेक्ट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर क्या होता है? इंजेक्ट प्रिंटर में उतने साफ अक्षर नहीं होते हैं जितने साफ या क्लियर अक्षर आपके लेज़र प्रिंटर में होते हैं। इंजेक्ट प्रिंटर धीरे धीरे प्रिंट करता है और लेज़र प्रिंटर आपका बहुत तेज़ी से प्रिंट करता है। इंजेक्ट प्रिंटर छोटे फ़ॉन्ट और ठीक लाइनों को सही से नहीं संभाल पाते, लेज़र प्रिंटर छोटे फ़ॉन्ट और ठीक लाइनों को सही से संभाल लेते हैं। तो आपने क्या पढ़ा कि इंजेक्ट प्रिंटर में उतने साफ अक्षर नहीं होते हैं, लेज़र प्रिंटर में उतने साफ अक्षर होते हैं, उतने क्लियर अक्षर होते हैं। इंजेक्ट प्रिंटर धीरे धीरे प्रिंट करता है और लेज़र प्रिंटर तेज़ी से प्रिंट करता है। इंजेक्ट प्रिंटर छोटे फ़ॉन्ट और ठीक लाइनों की सही से नहीं संभाल पाते, लेकिन लेज़र प्रिंटर छोटे फ़ॉन्ट और ठीक लाइनों को सही से संभाल लेते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं तथा यह कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑपरेटिंग सिस्टम वह सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंध करता है। यानी जो कंप्यूटर हार्डवेयर होते हैं, जैसे कि आपका हार्डवेयर आपने पढ़ा था कौन कौन से होते हैं, कीबोर्ड, माउस, जिन्हें आप छू सकते हैं। ठीक है, जिन्हें आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक भाग होते हैं, यही तो आपने पढ़ा था उनको। और सॉफ्टवेयर यानी जिन्हें आप छू नहीं सकते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर जो विभिन्न प्रोग्रामों का जो समूह होता है उन्हें हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, ये पढ़ा था। तो जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करता है, जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंध करता है, उसको मैनेज करता है और कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए सामान्य सेवाएं प्रदान करता है। ठीक है, उन्हें हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ये आपके कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि सिंगल एंड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सिंगल एंड मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, टेम्पलेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइब्रेरी ऑपरेटिंग सिस्टम और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अगला प्रश्न है, IPO का पूरा नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2015 में पूछा गया था। तो I का मतलब होता है इनपुट, P फॉर प्रोसेसिंग, O फॉर आउटपुट एंड साइकिल। तो इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड साइकिल, IPO का पूरा नाम क्या होता है? इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड साइकिल।
अगला है वाई मैक्स या वाई मैक्स क्या है, यानी वाई मैक्स भी लिख सकते हैं और डब्ल्यू आई को वाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वाई मैक्स क्या है, अगर इन दोनों तरीके से आ गया, केवल वाई लिख कर आ गया वाई मैक्स क्या है, ये डब्ल्यू आई करके वाई लिखा तो दोनों का आंसर एक ही है। वाई मैक्स क्या होता है, वाई मैक्स दूर संचार तकनीक है, यानी कि दूर संचार टेक्निक है। इस तकनीक के माध्यम से एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से बिना किसी तारों की सहायता से संपर्क स्थापित कर सकेंगे, यानी कि किसके माध्यम से, सैटेलाइट के माध्यम से, ठीक है। मैंने आपको पढ़ा था कि कुछ कंप्यूटर सैटेलाइट के माध्यम से जुड़े होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका मोबाइल है, मोबाइल क्या आपके मोबाइल में तार लगे हुए हैं, नहीं, ये किसके माध्यम से जुड़ा हुआ है, सैटेलाइट के माध्यम से जुड़ा हुआ है। तो वही इसमें कहा गया है कि वाई मैक्स दूर संचार तकनीक है, यानी आप दूर दूर से लोगों से के माध्यम से बातचीत कर सकते हैं, दूर एक देश से दूसरे देश में बातचीत कर सकते हैं। तो वाई मैक्स दूर संचार तकनीक है। इस तकनीक के माध्यम से एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से बिना किसी तारों की सहायता से संपर्क स्थापित कर सकेंगे, यानी इसके लिए किसी तार की ज़रूरत नहीं होती है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर पर किसका सिद्धांत लागू होता है, तो एनालिटिकल इंजन का सिद्धांत लागू होता है। अगला प्रश्न है, HTTP का पूरा नाम लिखिए, तो HTTP का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। अगला है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, इसमें सर्वर की क्या भूमिका होती है, तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी पढ़ाए हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन स्किप मत करिएगा और इन प्रश्नों को छोड़कर बिल्कुल भी मत जाइएगा, पूरे प्रश्न पढ़िएगा, ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, दो या दो से अधिक कंप्यूटर को अन्य उपकरणों के साथ आपस में जोड़ना कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। क्या होता है, दो या दो से अधिक कंप्यूटर को अन्य उपकरणों के साथ आपस में जोड़ना कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। एक बड़ा कंप्यूटर जिससे कि बहुत सारे अन्य ऐसे कंप्यूटर जुड़े हों जिन पर कार्य करने वाले अपने कंप्यूटर पर तो कार्य कर ही सकते हैं, अपितु उस बड़े कंप्यूटर की मदद भी ले सकते हैं। यानी कि एक बड़ा कंप्यूटर है जिससे कि बहुत सारे और छोटे छोटे कंप्यूटर जुड़े होते हैं, और जुड़े होने के पर जिन पर कार्य करने वाले अपने कंप्यूटर पर कार्य करते होते भी वो क्या करते हैं, अपने से बड़े कंप्यूटर की मदद भी ले सकते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला सबसे महत्वपूर्ण तथ्य डाटा होता है, वो तो आपको पता है। डाटा पर गणना या गिनती करके उसे सूचना में के रूप में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क के अंतर्गत एक विशेष बड़े कंप्यूटर के अंदर सारा डाटा व सूचनाएं भर दी जाती हैं और उनके साथ अन्य कंप्यूटर को जोड़ दिया जाता है, यानी एक बड़ा कंप्यूटर रखा जाता है और उनके साथ कई सारे छोटे कंप्यूटर को जोड़ दिया जाता है। तो जो बड़े कंप्यूटर में जो सूचनाएं होती हैं वो छोटे कंप्यूटर में ऐड होती चली जाती हैं, ठीक है। इस बड़े कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं, सर्वर कहते हैं, ठीक है। तो प्रश्न क्या था, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, तो जो दो या दो से अधिक कंप्यूटर को अन्य उपकरणों के साथ आपस में जोड़ना कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। फिर आपसे पूछेगा इनमें सर्वर की क्या भूमिका है, तो ये आपकी पूरी टेक्निक है कि आप सर्वर की क्या भूमिका होती है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि कंप्यूटर नेटवर्क किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको मैंने पढ़ाया है कि कंप्यूटर नेटवर्क 3 प्रकार के होते हैं। स्थायी क्षेत्र नेटवर्क जिसे हम लैन लोकल एरिया कहते हैं, लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं, लैन मैन वैन आपको मैंने पढ़ाया है, पिछली वीडियो में ही पूरा डिटेल से पढ़ाया है, मैं इसमें नहीं पढ़ाने वाली हूँ क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में पूरा अच्छे से बताया है कि लैन मैन वैन क्या होता है, यानी लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क और मेट्रो एरिया नेटवर्क क्या होता है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ाया है। आप वहीं जाकर पढ़िए, मैं अलग से नहीं पढ़ाऊँगी कि लैन मैन वैन क्या होता है, ठीक है। तो क्या मैंने पढ़ाया कि इस लैन को हम क्या बोलते हैं,